तो एक ओर आप नारा लगाते हो कि कटेंगे तो बटेंगे, और दूसरी ओर जो आपका एक्शन हो रहा है वो काटने और बांटने वाला हो रहा है। नहीं, राजनीति तो इसमें नहीं है, इसमें विरोध जो है वास्तविक विरोध है। अच्छा। और मजेदार बात यह है कि इसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार का और यूजीसी के गाइडलाइन का समर्थन कर रहे हैं। समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है। इसी को लेकर के सारा जो है सो बवेला खड़ा हुआ है। नित्यानंद राय जी से सवाल किया गया तो वो तो महादेव के नारे लगाने लगे। सब डरे हुए हैं, डरे हुए हैं कि कहीं ये मंडल आयोग की तरह का आंदोलन न खड़ा हो। कि जो मौजूदा कानून है देश में, जो संविधान है, उसके तहत जो पिछड़ी जातियां हैं या एसटी एससी वर्ग है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। अच्छा। ये सरकार ने मान लिया। उसमें सवर्णों का उल्लेख नहीं किया गया है, मगर ये भी नहीं कहा गया है कि सवर्ण नहीं होंगे। सवर्ण की संख्या कम है छात्र, उसको प्रताड़ित अगर किया जा रहा है जाति के आधार पर सवर्ण होने के कारण, तो वो अपनी फरियाद कहाँ लेकर के जाए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, यूजीसी एक नया कानून लेकर आया है। विश्वविद्यालय संस्थाओं में जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए ये जो नया कानून लाया गया है, कहीं पर उसका समर्थन हो रहा है तो कहीं पर इसका विरोध हो रहा है। सड़क पर भी उतरने की बात कही जा रही है। खासकर जो सवर्ण समाज है उसने इस नए नियम का विरोध शुरू कर दिया है। इस पूरे प्रकरण को हम समझेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। जातीय भेदभाव को खत्म करने वाला कानून, धर्म, नस्ल और आर्थिक पिछड़ेपन को खत्म, उसके आधार पर भेदभाव को खत्म करने वाला कानून यूजीसी लेकर आया। लेकिन इतना विरोध शुरू हो गया कि ये मोदी तक का विरोध होने लगा है। आखिरकार इसके पीछे जो कारण है वो क्या है, और आपको क्या लगता है कि केवल इसमें राजनीति है या फिर सचमुच इस कानून का विरोध होना चाहिए? नहीं, राजनीति तो इसमें नहीं है, इसमें विरोध जो है वास्तविक विरोध है। अच्छा। और मजेदार बात यह है कि इसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार का और यूजीसी के गाइडलाइन का समर्थन कर रहे हैं। ये एक आश्चर्यजनक बात है। और ये जो यूजीसी का गाइडलाइन नया जो लाया गया है वो भी एक संसदीय कमेटी की अनुशंसा पर लाया गया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली शिक्षा विभाग की संसदीय कमेटी है। उस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी थी कि विश्वविद्यालयों से इस तरह की शिकायतें लगातार बढ़ती हुई आ रही हैं कि जातीय आधार पर भेदभाव किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है छात्र छात्राओं को। तो उन्होंने संख्या भी उसमें दिया रिपोर्ट में। 4 साल पहले कितनी शिकायतें दर्ज की गई थी, अब कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं, तो उसमें काफी फर्क था। तो उसी आधार पर उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी संसदीय समिति ने, और उस रिकमेंडेशन के आधार पर यूजीसी ने ये नया गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत जातीय आधार पर भेदभाव या उत्पीड़न या प्रताड़ना को पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए हर विश्वविद्यालय में, हर कॉलेज में एक समानता समिति या इक्विटी सेल बनाना होगा, जिसमें 10-12 मेंबर होंगे, और वो मेंबर तत्काल उस पर सुनवाई करेंगे और अपनी अनुशंसा संस्थान के हेड को करेंगे और हेड को उस पर कार्रवाई करेंगे। ये इसकी पूरी प्रक्रिया है। अब इसमें देखिए गलतफहमी भी कुछ है और सरकार की ओर से कुछ कमी भी रह गई है, जिसके चलते ये इतना बड़ा इश्यू बन गया है। जैसे कहा गया कि समिति का गठन जो होगा उसमें कौन कौन लोग, तो इसमें लिखा गया है कि जो गाइडलाइन है उसमें कि संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे। संस्थान प्रमुख यानी कॉलेज के प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी के वीसी, तो वो पदेन अध्यक्ष होंगे। उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य के सदस्य के रूप में रहेंगे। तो 3 प्रोफेसर हो गए इसमें सदस्य। उच्च शिक्षा संस्थान का 1 कर्मचारी, शिक्षक के अतिरिक्त माने गैर शिक्षकेतर कर्मचारी, वो 1 सदस्य होगा। व्यावसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि,
जो नागरिक समाज जो यूनिवर्सिटी से जिनका कॉलेज से कोई नाता रिश्ता नहीं है, वैसे 2 लोग जिनको व्यावसायिक अनुभव हो यानी इस तरह के मामलों का, तो वो उसमें सदस्य होंगे। फिर 2 छात्र प्रतिनिधि जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यताओं, खेलों में उत्कृष्टता, पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। यानी 2 जो छात्र प्रतिनिधि लिए जाएंगे वो अच्छे विद्यार्थी हो, अच्छी रैंकिंग हो जिनकी, अच्छे खिलाड़ी हो या मतलब ओवरऑल बेहतरीन जो बेहतरीन विद्यार्थी हैं उनको विशेष आमंत्रित उसमें रखा जाएगा। और इसके पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे जो समन्वयक एक होंगे। समान अवसर केंद्र के एक समन्वयक भी नियुक्त होंगे जो पदेन सचिव के रूप में काम करेंगे, वही कमेटी को पूरा कोऑर्डिनेट मतलब कुल 10 लोग इसके, हाँ 10 लोग इसमें सदस्य होंगे। अच्छा, और इसमें क्या लिखा है, समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना अनिवार्य है। इसी को लेकर के सारा जो है सो बवेला खड़ा हुआ है कि इसमें ये बताया गया कि कौन कौन लोग इस समिति में सदस्य होंगे, उसमें सवर्णों का उल्लेख नहीं किया गया है। मगर ये भी नहीं कहा गया है कि सवर्ण नहीं होंगे, ये भी नहीं कहा गया। इसमें कहा गया है ये कि इन लोगों का प्रतिनिधित्व उस समिति में 10 सदस्यीय समिति जो बनेगी उसमें होना जरूरी है। तो उसमें सवर्ण भी आएंगे, ये कहीं मनाही नहीं है, कहीं रोक नहीं है कि उस कमेटी में सवर्ण न हो। मान लीजिए संस्थान के जो अध्यक्ष हैं, प्रिंसिपल जो है वही सवर्ण हो, या कोई दूसरे प्रोफेसर जिनको उसमें कमेटी में रखा गया है वो सवर्ण हो। मगर समिति के गठन के समय ये ध्यान देना जरूरी है कि उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व हर हाल में सुनिश्चित किया जाए, ये उसमें जरूर कहा गया है। तो इसमें दूसरे तरह से वो समिति तो बनानी जो है वो समन्वित समिति होगी, तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व उसमें रखना है। अब ये उनके विवेक पर छोड़ दिया गया है। जो संस्थान के प्रमुख हैं जो कमेटी बनाएंगे, ये उनके विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वो चुन करके जिनका उल्लेख किया गया उन्हीं लोगों को भर लें, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर ये जरूर बंधन लगाया है कि इन लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सवर्णों का प्रतिनिधित्व नहीं रखा गया है। तो ये ऑप्शनल है, उनकी मर्जी पर, संस्थान प्रमुख की मर्जी पर है। इसी का विरोध हो रहा है। और इसमें विरोध का एक मुद्दा और है कि पहले इस तरह की कमेटियां होती थी, मगर वो ST SC अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए होती थी, उनके छात्रों को। मगर इधर OBC छात्रों की प्रताड़ना राहुल वेमुला जो हैदराबाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला, और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो उनका मामला बड़ा उछला था उस समय। तो उस समय बताया ये क्या था कि ये शेड्यूल कास्ट के हैं, मगर जब कमेटी ने जांच पड़ताल की विश्वविद्यालय की तो पता चला कि शेड्यूल कास्ट नहीं OBC है। तो उसके अलावा और भी कुछ घटनाएं हुई दक्षिण में, इस तरह की ज्यादा घटनाएं। तो उसी घटनाओं का अध्ययन करने के बाद कमेटी ने ये रिपोर्ट में OBC को भी शामिल कर दिया। मगर जब आपने सबको शामिल कर ही लिया तो फिर सवर्णों को क्यों छोड़ दिया, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी से सवर्ण समाज उद्वेलित है, जो उसके छात्र हैं, नौजवान उद्वेलित हैं कि अगर सवर्णों की कहीं प्रताड़ना हो रही है, मान लीजिए उस कॉलेज में या उस विभाग में ज्यादा बहुमत के OBC हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, और सवर्ण की संख्या कम है छात्र, उसको प्रताड़ित अगर किया जा रहा है जाति के आधार पर सवर्ण होने के कारण, तो वो अपनी फरियाद कहाँ लेकर के जाएगा। तो ये सब चीजें जो व्यवहारिक कमी इस कमेटी में है, ये बहुत सोच समझ करके और बहुत अध्ययन करके संतुलित तरीके से नहीं बनाई गई। ये गाइडलाइन का खामी कहा जाएगा, इसको कमी कही जाएगी कि जिन्होंने भी ये बनाया है उन्होंने इसका सर्वांगीण विचार नहीं किया है कि इसका क्या परिणाम होगा, क्या अच्छा क्या बुरा होगा। दोनों पक्षों की बात सुनी जानी चाहिए, सोची जानी चाहिए।
और इसमें शिकायत कैसा होगा, क्या होगा, इस सब का भी विवरण है। मगर मुख्य जो विवाद है वो इसी कंफ्यूजन के चलते, कंफ्यूजन या जो कमेटी की अस्पष्टता है, जो नीतियों में विसंगति जो है उसको लेकर के विरोध जाता है। और दूसरे की ये 13 जनवरी को ही ये गाइडलाइन जारी किया गया, मगर होना ये चाहिए था कि इतना महत्वपूर्ण आप ला रहे हैं मुद्दा, तो यूजीसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और उसकी बाकायदा घोषणा करनी चाहिए। उसमें बताना चाहिए था कि इस तरह की कमेटी बनेगी और ये काम इसका होगा, तो कंफ्यूजन शायद नहीं होता। मगर यूजीसी ने चुपके से गाइडलाइन जारी कर दिया और फिर जब लोगों को पता चला, कुछ मीडिया में खबरें आई, तब धीरे धीरे ये आंदोलन का रूप अब लेता जा रहा है, क्योंकि अनुभव बुरा रहा है। जो पिछला अनुभव रहा है, जैसे ST/SC के लिए अलग कानून कुछ है, हरिजन थाना भी बने हुए हैं जगह जगह पे, वहाँ दलितों पर कोई अत्याचार का मामला होता है, उत्पीड़न का मामला होता है, तो वहां जाकर के केस दर्ज करा सकते हैं। और उनके केस में है कि तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर वो झूठा भी केस कर दे रहा है तो गिरफ्तारी हो जाती है। तो जैसे महिला उत्पीड़न का केस है, दौरी एक्ट का कितना दुरुपयोग हो रहा है, ये कोर्ट भी स्वीकार कर चुका है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ST एक्ट में एक बार, ST/SC एक्ट में कुछ सुधार के सुझाव बताए थे, जिसका देशव्यापी विरोध हुआ था, और अंत में फिर सरकार को अध्यादेश लाके उसको खत्म करना पड़ा, जो सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन बताया। तो उसी तर्ज पर ये लग रहा है सवर्ण समाज को कि इस गाइडलाइन की आड़ में फिर एक बार उन पर अत्याचार किया जाएगा, उनको प्रताड़ित किया जाएगा और झूठ मूठ के केस मुकदमा में फंसाया जाएगा, मतलब इसका दुरुपयोग किया जाएगा, दुरुपयोग होगा सवर्णों के खिलाफ। मुख्य आशंका इसके दुरुपयोग की है। तो इसमें केंद्र सरकार को, शिक्षा विभाग को और यूजीसी को आगे आकर के ये स्पष्टीकरण देना चाहिए, समझाना चाहिए कि भाई इसमें दुरुपयोग इसका नहीं होगा, इसकी गारंटी देनी चाहिए। अच्छा, तो क्या इस कानून में इस बात का प्रावधान है कि अगर कोई दुरुपयोग करते पकड़ा गया तो क्या उस पर कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई कार्रवाई। कोई गलत अगर शिकायत करता है, नहीं, देखिए भारतीय न्याय व्यवस्था में ये व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा, कि झूठा भी कोई केस कर दे और वो बाद में साबित हो जाए कि केस झूठा है, तो वो केस उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। झूठे दस्तावेज भी लोग पेश कर देते हैं, यहाँ तक कि हाईकोर्ट का झूठा दस्तावेज पेश करके बेल भी ले रहे हैं लोग, और ये सब चीजें संज्ञान में है कोर्ट के। तो दुरुपयोग बहुत हो रहा है। और दूसरा कि ये सरकार ने ये इसके जरिए मान लिया है कि जो मौजूदा कानून है देश में, जो संविधान है, उसके तहत जो पिछड़ी जातियां हैं या ST/SC वर्ग है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। अच्छा, ये सरकार ने मान लिया, तब ये नया गाइडलाइन लाना पड़ा। तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम फेल है। संविधान में तो सारी व्यवस्था की गई है, सब नियम कानून बनाए हुए हैं, तो उन नियम कानून को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? पूरी कठोरता से उसको लागू कीजिए। अब नया एक और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम कानून कम कर रहे हैं, गैर जरूरी कानून है उनको खत्म कर रहे हैं, और दूसरी ओर नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। तो जिस तरह से ये विरोध भड़क गया है, उससे लगता है कि फिर वही जो किसान आंदोलन हुआ था और लंबे संघर्ष के बाद फिर सरकार को वापस लेना पड़ा था, रोल बैक करना पड़ा था, कहीं इसमें भी वही नौबत ना है। क्योंकि ये धीरे धीरे आंदोलन, जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है, वैसे वैसे आंदोलन तेज पकड़ता जा रहा है। अभी पटना में भी धरना हुआ 2 दिन पहले, 26 दिन पहले, कई राज्यों में हुआ है। हाँ, तो लगातार हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। यूपी में बहुत, सोशल मीडिया पर तो बवाल मचा हुआ है, यूपी में बहुत विरोध हो रहा है, दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। तो इस पर सरकार को पहल करनी चाहिए, आगे आकर के समाज, जो सवर्ण समाज है, उसको आश्वस्त करना चाहिए, भरोसा दिलाना चाहिए कि कोई जाति नहीं होगी। और अगर लगता है उनको ये कि इसमें कुछ कमी है और उनको भरोसे में लेने के लिए कुछ सुधार की जरूरत है, तो सुधार भी करना चाहिए कमेटी में। अगर बड़ा सवाल इसमें यह है कि कोई भी एनडीए का सवर्ण समाज का नेता, जो विधायक, सांसद या MLC है, कोई इस पर बोलने को तैयार नहीं है। आप फोन लगाइए किसी को और कहिए कि हमको इस पे बात करना है, आप ही के समाज के, सवर्ण समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो उन लोगों को आश्वस्त करने के बजाय यह फोन काट दे रहे हैं कि नहीं, इस मैटर पे हम नहीं बोलेंगे, हम
इसमें उंगली नहीं डालेंगे। हाँ, उसमें अभी निशिकांत दुबे जी का बयान आया था, उन्होंने सपोर्ट किया है इसका। अच्छा, इस बिल का ही समर्थन कर दिया। हाँ, समर्थन किया है। तो सत्तारूढ़ दल की मजबूरी समझी जा सकती है। अगर बोलेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। बिहार में तो किसी ने कुछ नहीं बोला, अनुशासनिक कार्रवाई। यहाँ पर नित्यानंद राय जी से सवाल किया गया तो वो तो महादेव के नारे लगाने लगे। सब डरे हुए हैं, डरे हुए हैं कि कहीं ये मंडल आयोग की तरह का आंदोलन न खड़ा हो जाए, तो उसमें भाजपा की राजनीति पिट जाएगी। और ये जो योगी जी का नारा पूरे देश में लोकप्रिय हुआ कि कटेंगे तो बटेंगे, तो ये तो सीधा सीधा काटने वाली और बांटने वाली कार्रवाई है। तो एक ओर आप नारा लगाते हो कि कटेंगे तो बटेंगे, और दूसरी ओर जो आपका एक्शन हो रहा है वो काटने और बांटने वाला हो रहा है। छात्रों में जातीय भावना न हो, कोशिश इसकी करनी चाहिए, और कैसे मिलजुल करके कैंपस का वातावरण बेहतर हो, वहाँ पठन पाठन का माहौल बने, इसके लिए प्रयास करने के बाद आप जाति के आधार पर बांट रहे हैं कि अगर ये होगा तो वो होगा, तो वहां जाइए और कमेटी में कंप्लेन कीजिए और सुनवाई कीजिए और उसको जेल। तो भारतीय जनता पार्टी का तो बेस वोट बैंक ही सवर्ण माना जाता है, खिसकने का डर नहीं लग रहा है क्या? अब यही कई बार गलत फैसले हो जाते हैं, गफलत में रख करके या गलतफहमी में या खुशफहमी में, जो कहिए गलत फैसले सरकार ले लेती है। तो उसी में हमको लगता है कि ये फैसला बहुत सुविचारित फैसला नहीं है, ये गलत फैसला है, और ये सरकार इसमें संशोधन की आवश्यकता है। संकट इससे पैदा हो गया है। तो सरकार समय रहते अगर नहीं चेती और इस पर जरूरी जो सुधारात्मक कार्रवाई है वो सुधारात्मक कार्रवाई अगर नहीं की जाती है, तो ये बड़ा आंदोलन बनेगा और सरकार को बहुत घाटा होगा। अभी कई राज्यों में चुनाव है, तो सत्ता से तो आप दूर का रिश्ता आपका हो जाएगा, खाई पैदा हो जाएगी। जो आप छात्रों में खाई पैदा करना चाह रहे हैं जाति आधार पर, तो उसी तरह जनता भी खाई पैदा कर देगी कि आपके लिए सत्ता की ओर बढ़ने में। तो इसलिए अभी समय है, अभी बहुत बिगड़ा नहीं है, स्थिति बहुत नियंत्रण से बाहर नहीं हुई है, मगर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो फिर स्थिति बिगड़ेगी तो संभाले नहीं संभलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम बातचीत कर रहे थे जो नया यूजीसी कानून आया है, जातिगत, धर्म, नस्ल और आर्थिक आधार पर भेदभाव को खत्म करने को लेकर, जिसका देश भर में विरोध हो रहा है। खासकर सवर्ण समाज के जो विद्यार्थी हैं, जो लोग हैं, वो इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। और अभी तक मामला सोशल मीडिया तक देखने को मिल रहा था, लेकिन अब कई राज्यों में देखा गया है कि इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर भी प्रदर्शन जो विरोधी हैं वो कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना है कि क्या सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है या नहीं। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।